प्यारा बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो क्लास में प्यारा बोर्ड के क्लास 7 के इतिहास के अध्याय 4 है मुगल साम्राज्य। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, इकाई 3 की तालिका 1 पर नजर डालिए एवं मानचित्र 4 को देखकर लोदियों के राज्य क्षेत्र को चिन्हित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, लोदियों के राज्य क्षेत्र थे बनारस, बिहार, अवध, बदायूं, कोल, दिल्ली, कहराम, सरहिंद, सरस्वती, हासी, लाहौर, नंदाना, कच्छ, मुल्तान, राजकोट आदि। 2 नंबर प्रश्न है, अफगान और मुगल संघर्ष के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर होगा, अफगान और मुगल संघर्ष के कारण थे अपने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार और शेर खां द्वारा दिल्ली पर अधिकार। 3 नंबर प्रश्न है, क्या आप सल्तनत कालीन अमीर एवं मुगल कालीन अमीर वर्ग में कोई अंतर देखते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सल्तनत काल में कुछ ऐसे अमीर बना दिए गए थे जो वास्तव में उनके योग्य नहीं थे। बर्नी ने इस बात की आलोचना की थी, सल्तनत काल में अमीरों की संख्या कम थी। हालांकि इन्होंने भारतीय मुसलमानों को भी अमीर बनाया और कुछ हिंदू, जैन, अफगान और अरब लोगों को अमीर बनाया, लेकिन उनकी संख्या नगण्य थी। अकबर के दरबार में 51 दरबारी अमीर के ओहदा पर थे। यही लोग शासन प्रशासन की देखरेख करते थे। इनमें अनेक अकबर के रिश्तेदार भी शामिल थे। इनको बड़ी बड़ी जागीरें दी थी। ये अपने को बादशाह के समकक्ष समझते थे। अकबर ने कुछ भारतीय मुगल मुसलमानों को भी अमीर बनाया और इसके कुछ अमीर ईरानी और तुरानी भी थे। हिंदुओं को इतने अमीरों से ऊंचे ओहदे पर रखा। 4 नंबर प्रश्न है, अभी के अधिकारी और मुगलकालीन मनसबदारों में क्या कोई समानता है? तो इसका उत्तर होगा, हाँ समानता है। मुगलकालीन मनसबदार प्रशासनिक जिम्मेवारी निभाते थे तो आधुनिक अधिकारी भी प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाते हैं। अभ्यास के प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए। तो इसका पहला क्या है, मनसब, तो मनसब का हो जाएगा पद। दूसरा है बैरम खां, तो बैरम खां का हो जाएगा अकबर। तीसरा है सूबेदार, सूबेदार का हो जाएगा गवर्नर। चौथा है जहांगीर, तो जहांगीर का हो जाएगा न्याय की जंजीर। पांचवा है महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप का हो जाएगा चित्तौड़। 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरे। इसका पहला है, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और डैश के बीच डैश ईस्वी में हुई थी? तो इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुई थी। 2 नंबर प्रश्न है, यदि जात का एक मनसबदार के पद और वेतन को घोतक था तो सवार उसके डैश दिखाता था, सैन्य बल को दिखाता था। 3 नंबर प्रश्न है, शेर शाह ने डैश बड़ी संख्या में निर्माण करवाया? तो सरायों की बड़ी संख्या में निर्माण करवाया। 4 नंबर प्रश्न है, अकबर का दरबारी इतिहासकार डैश था जिसने डैश नामक पुस्तक लिखी? तो अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था जिसने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी। 5वां प्रश्न है, डैश मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था? तो अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। आइए विचार करें का पहला प्रश्न है, मनसबदार और जागीरदार में क्या संबंध था? तो इसका उत्तर होगा, मनसबदार और जागीरदार में यह संबंध था कि मनसबदार केवल भूमि कर से मतलब रखते थे, किंतु जागीरदार अपने जागीर पर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। जागीरदार भूमि कर स्वयं वसूलते थे, जिसके लिए उन्हें अपनी जागीर में ही रहना अनिवार्य था, लेकिन मनसबदार कहीं भी रहकर अपने कर्मचारी से लगान वसूलवाते थे। 2 नंबर प्रश्न है, पानीपत के मैदान में होने वाले प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहासकार में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर होगा, पानीपत के मैदान में होने वाले प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में यह महत्व है कि इस लड़ाई ने भारत में लोदी वंश का सर्वनाश कर दिया और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। 3 नंबर प्रश्न है, मुगल शासन की विशेषताओं को बताइए, उनमें मनसबदारों की क्या भूमिका थी? तो इसका उत्तर होगा, मुगल शासक की विशेषता थी कि उस काल में जनसाधारण का जीवन सुखी और संपन्न था। अमीरों के लिए ऐशो आराम की वस्तुएं बनाने वालों को यद्यपि मजदूरी कम मिलती थी, लेकिन खदानों के रास्ते होने के कारण इन्हें कठिनाइयां नहीं होती थी। बंगाल में मछली भात खाने का रिवाज था, वहीं उत्तर भारत में रोटी दाल खाना खाया जाता था। बिहार के लोग भात खाते थे,
पशुपालन के कारण दूध, दही, घी भी खूब मिलते थे। हालांकि कपड़े की कमी थी, इसके बावजूद लोग सुखी थे, मनसबदार प्रशासनिक काम देखते थे। ये बादशाह के आदेश और कानून का लोगों से पालन कराते थे। आवश्यकता पड़ने पर ये बादशाह को सैनिक मदद भी देते थे। मनसबदारों को एक निश्चित संख्या में घुड़सवार सैनिक रखना पड़ता था। इस खर्च को वहन वहन करने के लिए इन्हें जमीन दी जाती थी, जिसकी लगान की आय से ये अपने सैनिकों को वेतनादि तो देते ही थे और अपना खर्च भी चलाते थे। 4 नंबर प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? इसका उत्तर होगा, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे औरंगजेब की अदूरदर्शिता। वह बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया करता था। जजिया कर को लागू करके जिससे अकबर ने उठा दिया था, हिंदुओं को नाराज कर दिया, उसने दक्षिण विजय के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी। इससे उत्तर के सूबेदार निरंकुश होने लगे। 1707 में उसकी मृत्यु ने आग में घी का काम किया। अब मुगल दरबार संयंत्र का अखाड़ा बन गया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य ध्वस्त हो गया। 5 नंबर प्रश्न है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? इसका उत्तर होगा, ऐसा ज्ञात होता है कि मुगल सम्राटों का भू राजस्व के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। शहर के शिल्पियों से कुछ कर मिल जाता था, लेकिन वह दाल में नमक के बराबर था। साम्राज्य में जो भी वाणिज्य व्यापार था वह स्थानीय ही था, अतः वाणिज्य कर भी नगण्य ही था। इसी कारण मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय ही जरूरी थी। 6 नंबर प्रश्न है, मुगल अपने आप को तैमूर का वंशज क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर होगा, मुगलों का मंगोल और तैमूर दोनों वंशजों से संबंध था। माता की ओर से वे मंगोलों से संबंध थे तो पिता की ओर से वे तैमूर वंश से संबंध रखते थे। उन्होंने मंगोल मंगोल कहलाना इसलिए अच्छा नहीं समझा क्योंकि मंगोल अपनी निस्सत्ता के लिए बदनाम थे। तैमूर का नाम ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ था क्योंकि उसने दिल्ली को फतह किया था। हालांकि सत्ता में तैमूर भी कोई कम नहीं था, लेकिन वीरता में उनका बड़ा नाम था। इसी कारण मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर का वंशज कहलाने अधिक अच्छा समझा और उसी पर बल दिया। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।